हेलो एस्पायरेंट्स, 16 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 8 न्यूज आइटम्स पिक किए हमने, इसको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है एनआईए हंट्स फॉर 6 men who received IS फंड। सो आईएस है इस्लामिक स्टेट। सो इस्लामिक स्टेट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अब पावरफुल हो गई है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन सीरिया एंड इराक। तो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट है और ये स्प्रेड हो रही है काफी कंट्रीज में। इंडिया में भी यहाँ पे सोशल मीडिया यूज करके ही अपना प्रोपेगेंडा करते हैं और यहाँ इंडियंस भी इन्वॉल्व है। इसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये उन लोगों को, इन 6 men के नाम आए सामने, उनको ये ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे एनआईए जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये टेरर रिलेटेड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एस्टैब्लिश की गई 2008 में। पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। तो ये मुंबई टेरर अटैक्स हुए, उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि एक नेशनल एजेंसी होनी चाहिए टेरर रिलेटेड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स है, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर होती है। तो टेरर रिलेटेड क्राइम्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, इनको पावर होगा कोई भी टेरर रिलेटेड क्राइम इन्वेस्टिगेट करने का, इवन विदाउट परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो वो ये है। अगला न्यूज आइटम है टीम इंडस पिक्स इटालियन इंडियन एक्सपेरिमेंट्स फॉर मून। तो टीम इंडस हमने पहले कई बार डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये टीम इंडस वन ऑफ द टीम्स है जो सिलेक्ट की गई है गूगल लूनर एक्स प्राइज कॉन्टेस्ट के लिए। तो इसमें शॉर्टलिस्ट की गई है। ये गूगल लूनर एक्स प्राइज है $20 मिलियन का प्राइस। तो जो जीतेगा उनको ये $20 मिलियन प्राइस मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव ये है, यहाँ पे करना क्या है कि एक प्राइवेट टीम को मून पे रोबो भेजना है जो लैंड करेगा मून पे, 500 मीटर्स लैंड कर मूव करेगा मून के सरफेस पे या उसके ऊपर, और यहाँ पे फोटोज निकालेंगे, HDTV हाई डेफिनेशन फोटोज निकाल के, मून कास्ट निकाल के ये भेजना है अर्थ पे सबको। तो ये टारगेट है। और इसके अंदर गवर्नमेंट फंडिंग कम होनी चाहिए, मतलब नो मोर देन 10% गवर्नमेंट फंडिंग, 10% से ज्यादा गवर्नमेंट फंडिंग ये प्रोजेक्ट में नहीं हो सकती। तो इसके लिए काफी सारे इंटरनेशनल टीम्स आई है सामने, और इंडिया से जो टीम है ये बेंगलुरु बेस्ड टीम इंडस, इन्होंने इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं ये। और इन्होंने इंडिया के इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो PSLV रॉकेट्स है उसको भी इसके साथ डील किया है, जो साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट कि ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज की जाएगी टीम इंडस के रोबो को लॉन्च करने के लिए। तो वो दिसंबर 2017 के एंड में अब होने वाला है यहाँ पे। तो इस तब तक भी ये न्यूज में आते रहेगा, ये बहुत प्रोमिनेंट है। और अभी जो ये फिलहाल न्यूज है वो ये है कि टीम इंडस जो रोबो भेजेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मून पे उन्होंने फिर से एक कॉन्टेस्ट किया। तो ये उन्होंने उसमें 2 एक्सपेरिमेंट्स को पिकअप किया है। एक है स्पेस फॉर लाइफ, ये स्टूडेंट टीम है नेपाल से, इटली से, इनका एक्सपेरिमेंट, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी थिरुवरूर का, इनका 2 एक्सपेरिमेंट इन्होंने पिकअप किया है। वो कह रहे हैं हम और भी एक्सपेरिमेंट्स पिकअप कर सकते हैं। तो आगे भी न्यूज होगी तो सामने आएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो ये अभी न्यूज है। अगला न्यूज आइटम है एक्सपोर्ट क्लाइंग फॉर अ 6th स्ट्रेट मंथ। तो ये हम मंथली देते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड ये इंडिकेटर्स आते हैं। तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी ये डेटा आया है, तो मंथली डेटा, ये फेब मंथ का डेटा है। तो ये एक्सपोर्ट्स यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, वो तो अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट्स ग्रो हो गए तो हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। पर इम्पोर्ट्स भी ग्रो हो रहे हैं, तो इम्पोर्ट्स के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज पे करते हैं, तो वो भी हो रहा है। मतलब इम्पोर्ट्स भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है, बट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। तो इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। तो डेफिसिट मतलब हमको ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ता है, अर्न करने से ज्यादा हमको देना पड़ता है। तो इसीलिए ट्रेड डेफिसिट अब और वाइडन हो गया है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इम्पोर्ट्स और ज्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं, डेटा भी आप देखोगे, एक्सपोर्ट 17.5% से ग्रो हुए और इम्पोर्ट्स 21.76% से ग्रो हुए। तो डेफिसिट और बढ़ गया है, वाइडन हो गया है, वही है यहाँ। तो ये सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, हमको ये डेटा वगैरह फिगर्स याद नहीं रखनी है क्योंकि हर मंथ आती है, तो हम हर बार नहीं याद रखेंगे। इम्पोर्ट्स इसीलिए ग्रो हो रहे हैं, मेन जो मेजर है दो, वो है ऑयल और गोल्ड। तो ऑयल एक मेजर चंक हमारा है इम्पोर्ट्स का, तो उसमें हमको काफी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारा जाता है। और ये ऑयल का जो वैल्यू होता है, प्राइसेस होते हैं, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस होते हैं। तो कई बार न्यूज में आता है ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये ब्रेंट प्राइसेस किसके लिए होता है, ऐसे करके पूछ चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग क्लासिफिकेशन है ब्रेंट, अटलांटिक बेसिन क्रूड ऑयल को ये ब्रेंट प्राइसिंग, बेंचमार्क प्राइसिंग माना जाता है इसका। तो ये इंटरनेशनली 2/3 जो क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, इंटरनेशनली ट्रेड होता है, उसमें ये ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस ही यूज किए जाते हैं।
फिर अगला न्यूज आइटम है बैड लोन स्लोइंग रिमेन अ चैलेंज। बैड लोन्स मतलब बैंक्स लोन्स देती है और ये लोन्स पे वो उनके एसेट्स है, लोन्स तो एसेट है क्योंकि उस पे इंटरेस्ट मिलता है उनको, तो वो कमाते हैं उस पे, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आएगा। तो ये लोन्स बैड बन जाते कब, जब पेमेंट्स नहीं आती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं आ रही है टाइम पे, तो वो बैड लोन्स हो जाते हैं, एसेट्स उनके नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है इंडिया में बैंक्स के पास काफी ज्यादा बढ़ रही है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो गवर्नमेंट बैंक्स है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एनपीएस है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी ज्यादा है। अराउंड 12% जो उन्होंने दिया है वो एनपीए हो गए, लोन्स दिए जो नो। तो यही है, तो ये क्रेडिट होता है कि लोन्स दे रहे मतलब क्रेडिट दे रहे, तो क्रेडिट आगे भी उनको लोन्स देना है क्योंकि वही उनका बिजनेस है। तो आगे वो लोन्स नहीं दे पाते क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बैड लोन का बर्डन है जो उनको हर बार ड्रैग करना पड़ता है। तो इसीलिए जब क्रेडिट नहीं मिलेगा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी फंक्शनिंग भी अफेक्ट होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक्स के बैड लोन्स का प्रॉब्लम जो है, एनपीए क्राइसिस, उसको रिजॉल्व किया जाए। तो उसके लिए जो आइडिया सामने रखा गया है वो है कि बैड बैंक बनाया जाए। अब बैड बैंक क्या होता है, मतलब एक बैंक जो इनका पूरा बैड लोन ले ले, पूरा मतलब जितना ऐसा डिसाइडेड है वो बैड लोन्स का चंक वो अगर ले लेगी एक बैंक, बैड बैंक, तो ये फ्री हो जाएंगे। तो देन दे कैन फंक्शन, बैंक्स फिर आराम से फंक्शन कर सकती है, अपना क्रेडिट फिर से वो जनरेट कर सकती है, लोन्स दे सकती है। और ये बैड बैंक होगी वो ये एसेट्स जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, उनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे और उनको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे और उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो वो ये होगी बैंक। तो ये बैड बैंक का प्लान जो है ये पब्लिक सेक्टर में एक बैंक बनाया जाए, मतलब पब्लिक सेक्टर होगी, तो इसको नाम भी दिया गया है पारा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। इसको सजेस्ट किया गया था अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2016-17 में, उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने ये सजेस्ट किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली भी यही कह रहे हैं कि जो वेरी लार्ज कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, उन्होंने काफी सारा लोन लिया था जो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है। तो ये मेजरली यहाँ स्टील, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल सेक्टर में ये एनपीएस है। और इन्होंने इधर लोन इसलिए लिया था ताकि वो अपने आप को एक्सपांड कर सके, उनकी कैपेसिटी एक्सपांड कर सके प्रोडक्शन की, जब बूम पीरियड था। तो 2003 टू 2008 में इन्होंने बहुत सारा एक्सपांशन करने की कोशिश की, लेकिन 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इनको उसका असर पड़ा, ग्लोबल स्लो डाउन का, और अब इनके ये एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो गए। तो ये ऐसे जस्टिफाई किया जा रहा है। तो अब तक कोई स्टेप्स लिए नहीं गए, अब आगे क्या मेजर्स लिए जाएंगे अगर ये पारा एस्टेब्लिश भी किया गया तो ये न्यूज में आते रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है। तो वही अभी भी मीटिंग वही है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इशू के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ये भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, पर इसमें स्पेशल ये है कि ये पब्लिक सेक्टर होगी, मतलब गवर्नमेंट की होगी। तो आरबीआई गवर्नर भी वही कह रहे हैं कि 6 लाख करोड़ एनपीएस जो है उनको कंसिडर किया जा रहा है कि इनको कैसे टैकल किया जाए। तो वही बैड बैंक का जो रिकमेंडेशन है वो स्ट्रांगली सामने रखा जा रहा है। तो ये बैड बैंक पहली बार बनाई गई थी यूएस में, पिट्सबर्ग हेडक्वार्टर ये मेलन बैंक थी, 1988 में इन्होंने ऐसा बैड बैंक बनाया ताकि सब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो इधर भेज दिए जाए। तो रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये बनाया गया था एनपीएस वहां पे जो थे। और ऐसे बैंक्स, बैड बैंक्स कई सारी कंट्रीज में, वो यहाँ पे भी लिस्ट डाउन किया गया है। तो ये है पारा, इंडियाज आंसर टू बैड लोन प्रॉब्लम। तो वही है यहाँ पे, वही है ग्रॉस एनपीएस जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो 12% है। तो ग्रॉस एडवांसेस टोटल लोन्स दिए गए उसमें से 12% नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है अभी। तो इससे क्रेडिट ग्रोथ स्लो होता है, इंडस्ट्री को तकलीफ होती है, और ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ भी इकोनॉमी को, उसको भी अफेक्ट होता है। तो वही अब यहाँ पे कैसे आगे स्टेप्स लिए जाएंगे जब, तो हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला न्यूज आइटम है बैंक्स अगेंस्ट फार्म लोन वेवर इन यूपी। तो बीजेपी ने पोल इलेक्शंस के पहले यूपी में प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीत के आएंगे तो वो सारे फार्मर्स के जो लोन्स है उनको माफ कर देंगे। तो अब वो जो जीत के आ गए हैं, तो यही है बैंक्स को, एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये फियर है कि अगर ये इम्प्लीमेंट किया गया तो इससे क्रेडिट डिसिप्लिन पे काफी अफेक्ट होता है। क्रेडिट डिसिप्लिन मतलब जब आप लोन ले रहे हो तो उसको आप इंटरेस्ट सही टाइम पे रीपे करो, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने की आपके पास कैपेसिटी रहे। तो वो अगर ये वेवर्स दिए जाते हैं बार बार, तो फार्मर्स को भी यही लगता है लोगों को कि भाई इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट पे भरने की, ये नहीं भरेंगे अक्यूमुलेट होगा, माफ हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे कि क्रेडिट डिसिप्लिन को काफी डिस्टर्ब करता है, तो बैंक्स इसके अगेंस्ट है। तो अब आगे क्या अगर गवर्नमेंट स्टेप लेगी तो हम देखेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है
रोड मिनिस्ट्री वांट्स कोर सेक्टर फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स। तो ये रोड मिनिस्ट्री सजेस्ट कर रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री को कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दो। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस किसके लिए? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स मतलब लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जो ट्रेडिंग होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लगता है उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स। तो ये मल्टी मॉडल मतलब अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके, जैसे एयर ट्रैफिक यूज करके या तो फिर रेलवेज, रोडवेज, इवन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सारा यूज करके जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो वो मल्टी मॉडल हो गया, सिंगल मोड नहीं। और ये इसके लिए लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जा रहे हैं, प्लान किए जा रहे हैं। तो ये 15 लोकेशन शॉर्टलिस्ट किए मिनिस्ट्री ने, तो यहाँ पे ये बनाए जाएंगे। तो अब वो चाहते हैं कि इसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाएगा तो यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स इजीली मिलेंगे लोअर इंटरेस्ट रेट पे। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, इसलिए वो ये डिमांड कर रहे हैं। तो वही है, इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा है। चाइना का लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 to 10% है और इंडिया में ये अराउंड 18% है। तो इससे जो कमोडिटी ट्रेड हो रही है, तो गुड्स का कॉस्ट तो होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड करो और वो ज्यादा होता है, तो फिर कॉम्पिटिटिवनेस को फर्क आता है, तो उनकी चीपर गुड्स हो जाते हैं हमारे से। तो इसीलिए लॉजिस्टिक्स पे इन्वेस्ट करना भी जरूरी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इसको दिया जाए, ये डिमांड किया जा रहा है। अगला न्यूज आइटम है सेंटर अनवील्स प्लान फॉर एक्सपोर्ट इंफ्रा। तो अब ये भी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, टाइज ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। तो मतलब एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जैसे कि कस्टम्स स्टेशंस बनाया जाए, या तो यहाँ पे जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है वगैरह, तो क्वालिटी लैब्स, सर्टिफिकेशन लैब्स जो होती है वो बनाई जाए, बॉर्डर हार्ट्स बनाए जाए। तो ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसमें इनको फंडिंग दी जाएगी, 600 करोड़ बजट एलोकेशन किया गया है, 3 साल के लिए स्कीम होगी, 2018 से 2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए 200 करोड़ पर ईयर। तो ये अनाउंस की गई है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी, जैसे कि जो एक्सपोर्ट में जो कनेक्टिविटी भी चाहिए वो भी पूरा दिया जाए ताकि एक्सपोर्टेड गुड्स पहुंच सके। तो ये सब यहाँ स्टेप्स लिए जाएंगे और ये स्कीम रिप्लेस करेगी पुरानी स्कीम को। पुरानी स्कीम थी असाइड, तो ये स्टेट्स गवर्नमेंट्स को असिस्टेंस दिया जाता था, असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो अब ये स्कीम स्क्रैप हो गई है, ये टाई स्कीम इसको रिप्लेस करेगी। तो वो यही है, यहाँ पे वही है, बॉर्डर हार्ट्स, लैंड कस्टम्स, लैब्स, कोल्ड चेन्स, ये बनाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, इंडिया होस्ट्स वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एल्गे फॉसिल। तो ये 1.6 बिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल डिस्कवर किया गया है। तो ये फॉस्फोराइट रॉक है, चित्रकूट रीजन, यूपी मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ये पाया गया कि यहाँ पे रेड एल्गे प्रेजेंट है। तो फिर एक्चुअली ये 100% कंफर्मिटी से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इधर कोई डीएनए अभी है नहीं बचा, डीएनए रिमेन्स तो नहीं है, पर इनके जो सेल्स को एक्सरे से यहाँ पे देखा गया था, तो ये प्लेटलेट्स इनके सेल्स में, इससे क्लियर ये पता चलता है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट से, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। तो वही एल्गे जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं, पर इनमें यही कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फोटोसिंथेसिस के केपेबल है। तो वही यहाँ पे डिस्कवर हुआ है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेड एल्गे पहले था 1.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और अब ये डिस्कवरी के बाद इंडिया में हो गया कि ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट एल्गे फॉसिल यहाँ पे पाया गया है। तो वही है यहाँ पे रेड एल्गे, ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जो इनिशियल जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उनके, और एल्गे में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।